आपने सड़कों पर कई तरह के अतिक्रमण देखे होंगे, जिनमें लोग सड़कों और फुटपाथों पर दुकान लगा लेते हैं, अपनी रेहड़ियां लगा लेते हैं। लेकिन आजकल सड़कों पर एक दूसरी तरह का अतिक्रमण चल रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे देश में लगभग 8 करोड़ युवा इंस्टाग्राम पर रील्स और यूट्यूब के लिए शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। और ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े बड़े देश बूढ़े हो रहे हैं, वहां काम करने के लिए युवा बचे नहीं हैं, और हम ये सोचकर खुश होते रहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। उस देश के करोड़ों युवा अपनी उम्र के सबसे प्रोडक्टिव दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं। और जो समय उन्हें देश के लिए देना चाहिए था, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने करियर बनाने के लिए देना चाहिए था, उस समय को वो अपनी नकली लोकप्रियता हासिल करने में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आज ये विश्लेषण आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपके घर में भी युवा हैं या जो युवा दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, उन्हें भी हमारा ये विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए। और ये विश्लेषण हम क्यों कर रहे हैं, ये आज हम आपको बताना चाहते हैं। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में आपने देश की सड़कों पर अलग अलग युवाओं को रील्स बनाते हुए देखा होगा। कोई गाड़ियों पर चढ़कर रील्स बना रहा है, कोई ट्रेन से लटकते हुए रील्स बना रहा है, कोई भीड़ भाड़ वाली सड़क पर टू व्हीलर पर तरह तरह के करतब दिखाकर रील्स बना रहा है। और फिर उनके जुर्माना पुलिस उनका कर रही है, कई बार उनकी जान तक चली जाती है, वो घायल हो जाते हैं। और इन सब के पीछे एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेना, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लेना, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स लेना। राइस के प्रोडक्शन में, यानी चावल जिसे हम राइस कहते हैं, राइस के प्रोडक्शन में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन रील्स के प्रोडक्शन में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं। अब देखिए, यह वीडियो 22 जनवरी को इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ था, जिसमें 23 साल की एक लड़की दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक एलिवेटेड रोड पर अपनी गाड़ी रोककर अपना वीडियो बना रही थी। और इस दौरान इस लड़की ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसकी एक रील बनाने के चक्कर में वहां कोई बड़ी सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। इस तरह की एलिवेटेड रोड्स इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि जिस सड़क पर यह वीडियो शूट किया गया, वहां से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां गुजरती हैं। और इस वजह से नियम यह कहता है कि बिना किसी इमरजेंसी के यहां सड़क पर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोक सकता। लेकिन इस लड़की ने सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए इस रोड पर कब्जा कर लिया, एक तरीके से अतिक्रमण कर लिया। और जब लोगों ने पुलिस को उसका यह वीडियो भेजा, तो इस लड़की पर 17,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। यानी एक रील इस लड़की को 17,000 रुपए की पड़ी। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि यह लड़की बहुत सस्ते में छूट गई, क्योंकि इस जगह पर इसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। और ये जो इस तरह की एलिवेटेड रोड्स हमारे देश में अब बन रही हैं, सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है, ये गाड़ियों के चलने के लिए है, ये रील्स बनाने के लिए नहीं है, ये शूटिंग करने के लिए नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक नए प्रकार का अतिक्रमण आजकल शुरू हो गया है, और यह है सरकारी जमीन पर घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि रील्स बनाने के लिए किया जाता है। सड़क, हाईवेज, रेलवे स्टेशंस, रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन्स, नदियों पर बने पुल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां आजकल हमारे देश में रील्स बनाने के लिए लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं। और यह भी एक तरह का डिजिटल अतिक्रमण है। सड़कों पर आजकल यह हो रहा है, ट्रेन्स के साथ इस तरह के ट्रेन में वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इस बात को आप इस वीडियो से समझिए कि जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है, और इस वीडियो को लेकर भी पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि जिस बाइक पर यह लड़का और लड़की वीडियो बना रहे थे, वो बाइक चोरी की है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए थी। लेकिन इस लड़के ने चोर को सिर्फ 9,000 रुपए देकर यह बाइक खरीद ली, ताकि वो इस बाइक के जरिए अपने वीडियोस बना सके। और बाद में यह लड़का पकड़ा गया, अब यह पछता रहा है। और यह सब हो रहा था लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। सोचिए, रील्स बनाने के लिए इन युवाओं को चोरी की बाइक भी मंजूर है, चोरी करना भी मंजूर है। और यहां बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं है। पिछले दिनों आपको याद होगा, लखनऊ से भी ऐसा ही वीडियो आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ कार्रवाई की थी। यह लखनऊ का वीडियो आप देख लीजिए, इसमें भी एक टू व्हीलर है, लड़का और लड़की हैं, आपत्तिजनक अवस्था में वो गाड़ी चला रहे हैं, और ऐसी अवस्था है जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यानी हमारे देश के युवा रील्स बनाने के लिए कानून भी तोड़ रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में भी डाल रहे हैं, और अपना समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं। जैसे कुछ वक्त पहले दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक लड़की और उसके 2 दोस्त
रेलवे ट्रैक पर अपना ऐसा ही एक वीडियो शूट कर रहे थे और इस दौरान ये उसमें इतना डूब गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि वहां पीछे से ट्रेन आ रही है और इस दुर्घटना में इन तीनों लोगों की ही मौत हो गई। सोचिए, सिर्फ एक रील बनाने के लिए। इसके अलावा पिछले दिनों तेलंगाना में एक व्यक्ति चलती ट्रेन के साथ अपना एक दुख भरा वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन इस दौरान वो ट्रेन की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया। इस तरह की एक नहीं बल्कि बहुत सारी घटनाएं अब हमारे देश में होती ही रहती हैं। आज हमने खुद से एक प्रयोग किया जिसमें हमने 4 ऐसे ऐप्स के कंटेंट को फिल्टर किया जिन पर लोग वीडियो बनाते हैं या वीडियोस को देखते हैं। ऐसे 4 ऐप्स निकाले हमने और इस दौरान हमें यह पता चला कि इन ऐप्स पर 5 तरह के वीडियोस सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं और सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। देखिए, इससे भारत के चरित्र का पता चलता है, इससे भारत के युवाओं का चरित्र पता चलता है, हमारे देश की पर्सनैलिटी पता चलती है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो कैसे वीडियोस बनाते हैं और हमारे देश के युवा कैसे वीडियोस देखते हैं। आज इस पर हमने खुद एक रिसर्च किया, एक सर्वे किया। तो ये कौन से 5 प्रकार के वीडियोस हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जिनको सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलते हैं। पहले वीडियोस वो हैं जिनमें कपल्स होते हैं, यानी एक लड़का और एक लड़की होते हैं और इन वीडियोस में प्यार, रोमांस, डांस और शॉपिंग के दौरान होने वाली मौज मस्ती दिखाई जाती है। और ऐसे वीडियोस भी बनाए जाते हैं जैसे दुर्ग और लखनऊ में बनाए गए, जहां पर कपल्स स्कूटर पर बैठे हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, जैसे यहां पर कर रहे हैं। अब एक वीडियो आया, वो सुपर हिट हुआ। इसके बाद देश भर के दूसरे युवा भी इसी तरह के वीडियोस बनाने लगते हैं। दूसरे वीडियोस वो होते हैं जो बड़े फनी होते हैं, जिनमें पति पत्नी या सास बहू पर चुटकुले बनाए जाते हैं, जिन्हें देखकर आपका मनोरंजन होता है, आप हंसते हैं, आपका मूड ठीक हो जाता है। तीसरे वीडियोस वो हैं जो दुख भरे वीडियोस होते हैं, जिनमें ब्रेकअप से जुड़ी शेरो शायरी होती है, जिनमें लड़का या लड़की किसी बहुत ही दुख भरे दौर से गुजर रहे हैं और वो दुख इसलिए होता है क्योंकि उनकी दोस्ती टूट गई है या उनका ब्रेकअप हो गया है। ऐसे वीडियोस भी बहुत चलते हैं। और चौथे प्रकार के वीडियोस वो हैं जो दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान बनाए जाते हैं, जिनमें गाड़ियों पर लोग डांस करते हुए दिखाई देते हैं, गाड़ियों के बोनट पर हुक्का रखकर अपना रौब दिखाते हैं, गाड़ियों के बोनट पर उनके ड्रिंक्स रखे होते हैं, बियर की बोतल रखी होती है, शराब की बोतल रखी होती है और वो दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह का कुछ सड़कों पर इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर ऊधम मचाते हैं, पार्टी करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमने अपना जन्मदिन या अपना कोई खास दिन कैसे मनाया, इस तरह एसयूवीज में बाहर निकलकर। ये लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और सोचिए, दिल्ली, गाजियाबाद और किसी भी जगह पर जहां पर बड़े बड़े हाईवेज बनाए गए हैं, वहां रात को आपको इस तरह लड़के एसयूवीज में करतब करते हुए दिख जाएंगे और किसी भी दिन इनका खुद दुर्घटना हो सकती है इनकी, या इनकी वजह से बाकी लोग भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और 5वें प्रकार के वीडियोस वो होते हैं जिनमें इस तरह के अलग अलग स्टंट्स दिखाए जाते हैं और इस दौरान नियम और कानूनों का खुलकर उल्लंघन किया जाता है। और यहां देखिए इस तरह के वीडियोस, ये भी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां लोगों की औसत आयु 28.7 वर्ष है, जबकि अमेरिका में जो उनकी पॉपुलेशन है उसकी औसत आयु 38 साल है, रशिया की 40 साल है, कनाडा की 42 साल है, पश्चिमी यूरोप के देशों की औसत आयु 45 साल है, जापान में लोगों की औसत आयु 48 साल है। यानी भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। और ये सोच सोचकर हम बड़े खुश होते रहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देश तो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हम जवान हैं, हमारे पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है। लेकिन देश के युवाओं की ऊर्जा रील्स बनाने में खर्च हो रही है। भारत में 15 से 29 वर्ष के 38 करोड़ युवा हैं। फिर से सुन लीजिए, 38 करोड़ युवा हैं 15 से 29 वर्ष के। ये वो समय होता है जब आपको अपना करियर बनाना होता है, आपके जीवन का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है, जब आप अपना करियर बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं। और इस आयु वर्ग की इतनी बड़ी युवा आबादी इस समय पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। लेकिन ये करोड़ों युवा आज या तो इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों के एप्स पर घंटों रील्स बना रहे हैं, या फिर अगर रील्स नहीं बना रहे हैं तो घंटों तक
इन रील्स और इन वीडियोस को देख रहे हैं। यानी या तो खुद कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, कंटेंट बनाते हैं, या फिर ये लोग उन्हें देख रहे हैं। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने और देखने वाले यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा हमारे देश भारत में है। इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा बाजार भारत है। भारत में 23 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और वो दिन भर अपने फोन पर ऐसे इस तरीके से करते रहते हैं। इसके अलावा हमारे देश में प्रतिदिन एक व्यक्ति औसतन 2 घंटे 32 मिनट इन्हीं एप्स पर वीडियोस और रील्स देखते हुए बिताता है। सोचिए, भारत के युवा हर दिन 2.5 घंटे इन्हीं रील्स में डूब जाते हैं और बर्बाद कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि आज भारत राइस यानी चावल का उत्पादन करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। राइस में तो हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन रील्स के उत्पादन और रील्स की खपत के मामले में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पर हैं। आज भारत में लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं, सोचिए 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या दूसरे ऐप्स पर अपने वीडियोस बनाते हैं। और इन युवाओं को हमारे देश में कंटेंट क्रिएटर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। ये भी अपने आप को बहुत शौक से बताते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं। लेकिन एक दूसरा तथ्य यह है कि इन 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 1.5 लाख लोग ही ऐसे हैं जो अपने वीडियोस बनाकर कुछ छोटा मोटा पैसा कमा पाते हैं। बाकी के 7 करोड़ 98 लाख 50 हजार लोगों को इन सारे रील्स के बनाने के बावजूद, वीडियोस बनाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, एक पैसा नहीं मिलता। और जो बाकी करोड़ों युवा हैं वो भी सिर्फ इन वीडियोस को देखकर अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। भारत में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को हर महीने की आमदनी 16,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है। यानी जो बड़ी आबादी है वो सिर्फ वीडियोस देख रही है, या फिर अगर वीडियोस बना भी रही है तो उसे इससे कुछ हासिल नहीं होता। उनके कुछ हजार फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो एक नकली लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। भारत में अकेले सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही हर दिन 60 लाख रील्स बनाकर अपलोड की जाती है। देखिए, अकेले भारत में हर रोज इंस्टाग्राम पर 60 लाख रील्स बनती है और लोगों को लगता है कि ये कंपनियां उन्हें पैसा कमाने का एक मौका दे रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अब अपने आप को कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं, ये सोचकर कि एक दिन जब उनके लाखों फॉलोअर्स हो जाएंगे, व्यूज हो जाएंगे, तो उन्हें इसका पैसा मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। पिछले साल आई एक रिपोर्ट में यह पता चला कि इंस्टाग्राम ने अपने शॉर्ट वीडियोस और रील्स के माध्यम से दुनिया के 150 करोड़ यूजर्स को विज्ञापन दिखाए थे, जिससे उसे करोड़ों रुपए की कमाई हुई थी। कहने का मतलब यह है कि एक जमाने में मुगल शासकों ने हमारे देश के लोगों से जजिया टैक्स वसूला था। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भी अपनी ही जमीन पर खेती करने वाले हमारे देश के किसानों से लगान वसूलना शुरू किया। और आज ये जजिया टैक्स और लगान इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एप्स में, टेक्नोलॉजी एप्स में सब्सक्रिप्शन फीस के रूप में बदल चुका है। यानी एक जमाने में जो हम लगान देते थे, जो जजिया टैक्स देते थे मुगलों को और अंग्रेजों को, अब हम यही टैक्स सब्सक्रिप्शन के तौर पर उन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज को दे रहे हैं। अब हम ये टैक्स किसको देते हैं? अब ये टैक्स इंस्टाग्राम को दे रहे हैं, यूट्यूब को दे रहे हैं, फेसबुक को दे रहे हैं, और इस तरह के एप्स को हम ये टैक्स दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के तौर पर, या फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनकर। बहुत सारी एप्स आपको ये कहती हैं कि आपको कोई पैसा नहीं देना, ये मुफ्त में आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन मुफ्त में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसमें आप खुद प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी वो आपका इस्तेमाल कर रही हैं। इसलिए आज लोग इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए वीडियोस बनाते हैं और इन वीडियोस के साथ विज्ञापन दिखाकर ये कंपनियां मोटा पैसा कमाती हैं, और इन पैसे में से कुछ चंद सिक्के ये उन लोगों को भी दे देती हैं कभी कभी जो ये कंटेंट बनाते हैं। लेकिन सच ये है कि इनमें लोगों का फायदा कभी नहीं होता। इसलिए आज हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या 8 करोड़ लोग, असल में अगर आप मुझसे पूछें, ये 8 करोड़ लोग बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए मुफ्त में कंटेंट बना रहे हैं जिसका इन्हें कुछ नहीं मिलता। और वो कंपनियां इस मुफ्त के कंटेंट के बल पर करोड़ों अरबों रुपया कमा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने रील्स का नशा देकर भारत के युवाओं को अपना गुलाम बना लिया है। और कल्पना कीजिए, एक दिन इन कंपनियों ने अगर अपने नियम बदल दिए तब क्या होगा? तो शायद ये करोड़ों युवा सड़कों पर उतर आएंगे
और भारत सरकार से ये कहेंगे कि उन्हें अपने फॉलोअर्स और वीडियोस अब वापस चाहिए। आपको याद होगा जून 2020 में जब भारत में टिकटॉक को बंद कर दिया गया था, टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया था, तो अब कितने सारे लाखों युवाओं ने इसका विरोध किया था और इसके लिए सरकार की आलोचना की थी और यह कहा था कि टिकटॉक पर उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से इतने फॉलोअर्स बनाए, इतनी लोकप्रियता हासिल की और अब वो ऐप जो है वो भारत में बंद हो गई। और हो सकता है कि ये भविष्य में फिर से हो जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत के करोड़ों युवाओं को दिन रात इंटरनेट और रील्स का नशा मुफ्त में करा रही हैं। और चिंता की बात यह है कि इन रील्स के बाद भारत के युवाओं में जो कुछ ऊर्जा बचती भी है, पहले तो इन रील्स को बनाने में ही सारी ताकत खर्च हो जाती है, उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी कुछ ताकत बचती भी है तो उस ऊर्जा को हमारे देश के युवा या तो ब्रेकअप्स में बर्बाद कर देते हैं या फिर रिलेशनशिप्स में बर्बाद कर देते हैं। ब्रेकअप्स का जो गम है, उस गम में वो महीनों और वर्षों तक काम करना ही बंद कर देते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि सारे युवा ही ऐसा करते हैं, बहुत सारे युवा हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आर्ट्स में जा रहे हैं। लेकिन यह भी एक कड़वा सच है कि आज भारत के ज्यादातर युवा बिना परिश्रम किए ही इन वीडियोस को बनाकर रातों रात लोकप्रिय होना चाहते हैं। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। उस वीडियो को बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था मेरा। मुश्किल से 5 मिनट मैं वहाँ पे रुकी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसे यहाँ पे चालान हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मुझे छोटा-सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना चाहिए था कि हाईवे पे वीडियोज़ ना बनाऊँ मैं। बस सनलाइट आ रही थी, मैंने अपने भाई को बिना किसी इंटेंशन के कि भाई मेरी एक वीडियो शूट कर दे, और वीडियो शूट कर ली और आधे 1 घंटे बाद मेरा चालान आ गया था। मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि उनसे बच्चे भी सीखते हैं। और जान से बड़ा क्या है, ना पैसा है ना रील है। तो आप ऑफ कोर्स रील बनाइए, बट ध्यान रखिए कि आप बहुत सेफ हो जहाँ जहाँ जाते हो। थोड़ा अवेयरनेस से आप अगर आपने रील बनाया तो आई थिंक दैट इज बेटर। सो आई फील दिस इज तो वेरी रॉन्ग कि आप एक वीडियो के लिए अपनी सेफ्टी, सामने वाले की सेफ्टी या फिर कोई भी रूल ब्रेक करे। आई फील रील्स बनाना एक फन एक्टिविटी है, आप अपना टैलेंट उसके थ्रू शोकेस कर सकते हो, बट जब वो आपको या सामने या किसी को भी हार्म करने लग जाए देन इट्स वेरी रॉन्ग। इस सब के बीच जो बात हमें सबसे ज्यादा दुख देती है, दर्द देती है, वो ये है कि हमारे देश के युवाओं को एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां बनानी चाहिए थी, खड़ी करनी चाहिए थी। हमारे देश में आज ऐसे लोग होने चाहिए थे जो खुद इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां बना लेते। आप सोचिए, चीन जैसे देश ने टिकटॉक जैसी ऐप बनाई, क्या हमारे देश में कोई टिकटॉक जैसी ऐप बनी है अभी तक? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप्स हमारे देश में अब तक बन जाने चाहिए थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमने इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को अपने देश में आने की इजाजत दी और हमने इनसे यह कहा कि ऐप्स आप दूसरे बड़े देशों में बनाइए और हम आपके लिए काम करेंगे, यानी हम मुफ्त में आपके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे। हम ऐप्स नहीं बनाएंगे, हम तो ऐप्स के लिए वीडियोस बनाएंगे। और आज भी हम इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत इनवाइट करते हैं कि आप यहां आइए, अपनी फैक्ट्री यहां पर लगाइए, अपनी सेवाएं भारत के लोगों को आप दीजिए और हम आपको यहां पर सब्सिडीज देंगे। आप देखिए, हमने ऐसी बहुत सारी कंपनियां, प्रोडक्ट्स और एप्स कभी नहीं बनाए, लेकिन हम रील्स बना रहे हैं। आज हम एप्पल को कहते हैं कि आप भारत में अपनी फैक्ट्री लगाइए, आज हम सैमसंग को कहते हैं आप भारत में अपनी फैक्ट्री लगाइए, शाओमी को कहते हैं, चाइनीज जो इससे पहले आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक उनके फोन जो हैं वो यहां बना करते थे, उन सबको हम यहां बुलाना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी फैक्ट्रीज यहां लगाइए, हमारे देश के लोगों को रोजगार दीजिए और इसके बदले में हम आपको टैक्स का रिबेट देंगे, आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे ताकि आपका मुनाफा बना रहे। लेकिन होना चाहिए था बिल्कुल उल्टा। क्या हम कभी कोई गूगल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी बना पाए, एप्पल, सैमसंग जैसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी बना पाए, यहां पर विकसित कर पाए? हमने कभी नहीं किया और हम उन्हीं को ये कहते रहे कि आप बनाइए बाहर और यहां आकर अपनी फैक्ट्री लगा लीजिए और हमारे देश के लोगों को रोजगार दीजिए। अब हम ये चाहेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ये हमारे देश में, हमारे देश के लोग इन्हें बनाएं, इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाओं को हम खड़ा करें, हम माइक्रोसॉफ्ट अपने देश में बनाएं और फिर एक दिन ऐसा आए जब
बड़े बड़े विकसित देश हमारे देश की इन बड़ी कंपनियों को कहें कि आप अपनी फैक्ट्री हमारे देश में लगाइए, हम आपको टैक्स पर छूट देंगे, आप अपनी फैक्ट्री वहां लगाइए, हमारे देश के लोगों को रोजगार दीजिए, तब वाकई में भारत एक विश्व गुरु बन पाएगा। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये रील्स बनाकर, ये वीडियोस बनाकर, अपना समय बर्बाद करके, अपनी जान जोखिम में डालकर, सड़क पर जहां चाहे मौका मिले वहां पर कुछ वीडियोस बनाकर, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाकर, ब्रेकअप के दुख भरे वीडियोस बनाकर भारत के युवाओं को कुछ मिलने वाला नहीं है और भारत इस तरह से कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। विश्व गुरु उस दिन बनेंगे जिस दिन हम अपना फेसबुक बनाएंगे, जिस दिन हम अपना यूट्यूब बनाएंगे, जिस दिन हमारे पास अपने देश में इंस्टाग्राम जैसा ऐप होगा। आज हम इंस्टाग्राम तो नहीं बना रहे, उसके लिए रील बना रहे हैं, यूट्यूब नहीं बना रहे, उसके लिए शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, फेसबुक नहीं बना रहे, उस फेसबुक में अपना कंटेंट डाल रहे हैं और एक के बाद एक इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए हमारा जो युवा है आज बहुत बड़ी संख्या में अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। इसलिए सारे परिवारों को और युवाओं को आज ये बात जरूर सोचनी होगी। हमारे देश में जजों का एक समूह, जिसे कॉलेजियम कहते हैं, वही जजों की नियुक्ति करता है। आप भी सोचते होंगे कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, जज बनते कैसे हैं, जिस पर अब सरकार आपत्ति करने लगी है। लोग अब पूछ रहे हैं कि अगर आपका सांसद या आपका विधायक ठीक काम नहीं करता तो आप उन्हें चुनाव में हरा सकते हैं, भ्रष्ट सरकारी अफसरों की शिकायत करके उन्हें बर्खास्त करा सकते हैं, उनका तबादला करा सकते हैं। लेकिन जजों की नियुक्ति और उनके खराब फैसलों की विवेचना करने वाला हमारे देश में अब कौन है? भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी ठीक यही सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि जजों का चुनाव जनता नहीं करती, लेकिन जजों द्वारा जो फैसले किए जाते हैं उनके बारे में जनता के बीच राय जरूर बनती है। जजों को चुनाव नहीं लड़ना होता, लेकिन जनता उनके फैसलों के जरिए जजों के बारे में अपनी राय जरूर बनाती है। जज तो एक बार जज बन गए तो उनको तो चुनाव का सामना तो करना नहीं है। जजों का तो ऐसा है कि उसको पब्लिक स्क्रूटनी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने जो जजेस होते हैं, आप जनता आपको नहीं चुनते हैं, इसलिए जनता आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जनता देख रहा है। आपका जो जजमेंट है, जजों का काम करने का जो तरीका है, किस तरीके से आप न्याय देते हैं, लोग देख रहे हैं। कानून मंत्री अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं और उनका कहने का जो मतलब है वो ये है कि हमारे देश में सबकी जिम्मेदारी तय है। अगर जो नेता हैं उन्हें तो हर 5 साल में चुनाव लड़ना होता है, जनता 5 साल उन्हें देखती है उन्होंने कैसा काम किया, अगर अच्छा काम नहीं किया तो उन्हें वोट ना देकर हरा देती है। सरकारें भी ऐसे ही करती हैं, सरकारों ने अगर अच्छा काम नहीं किया तो किसी भी पार्टी की सरकार उसके बाद दोबारा सत्ता में नहीं आती, लोग उन्हें हटा देते हैं। सरकारी अफसर जो होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जजों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे तय की जाए? और जज अगर एक बार बने उसके बाद वो बनते चले गए, कोई हटाएगा नहीं, उनको सदा वहीं रहेंगे, तो उनको कौन ये बताएगा कि आपने सही फैसले सुनाए हैं, गलत फैसले सुनाए हैं, और उनकी विवेचना कैसे होगी? इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज RS सोडी का भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम को गलत बताया था और कहा था कि इस कॉलेजियम ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। अब आपको बताते हैं कॉलेजियम क्या होता है और हमारे देश में हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे बनते हैं। कॉलेजियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सोसाइटी, लेकिन बाद में शब्द को रशियन भाषा द्वारा अपना लिया गया और इसे वहां कॉलेजिया कहा गया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड या कमेटी जिसमें समान पेशे के लोग होते हैं और इन लोगों द्वारा सहमति से किसी निर्धारित विषय को लेकर कोई फैसला ले लिया जाता है। और भारत में अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है वो यही है। कॉलेजियम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक ऐसा समूह जो अदालत के बाकी जजों की नियुक्ति करता है। इसे और आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स में जिन नए जजों की नियुक्ति की जाती है या उनका ट्रांसफर होता है या फिर किसी जज को प्रमोट किया जाता है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये कॉलेजियम करता है और इस कॉलेजियम का मतलब होता है जजों का एक विशेष समूह। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल मिलाकर 6 जज होते हैं और ये 6 जज तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और देश भर की हाई कोर्ट्स में किस जज की नियुक्ति होगी। और यहां नोट करने वाली बात यह है कि अभी भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां जजों की नियुक्ति जजों द्वारा ही की जाती है, और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो खुद को लोकतंत्र और न्यायपालिका का सबसे बड़ा चैंपियन मानते हैं, वहां भी ऐसा नहीं होता। हालांकि एक समय था जब भारत में भी ऐसा नहीं होता था। वर्ष 1993 से पहले तक हमारे देश में जज खुद जजों की नियुक्ति नहीं करते थे, बल्कि यह काम सरकार करती थी। उस समय सरकार नए जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजती थी, और उनसे विचार विमर्श के बाद जो नाम फाइनल होते थे उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता था, और फिर राष्ट्रपति उन जजों की आधिकारिक नियुक्ति करते थे। यह सिस्टम हमारे देश में वर्ष 1993 तक चला, और यह संविधान के अनुरूप था। यानी संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। और यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का होगा, और राष्ट्रपति को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करना होगा, और इसके बाद वो फैसला ले सकेंगे। इस अनुच्छेद की जो कॉपी है वो मैं भी आज आपके लिए लेकर आया हूं, और इसमें आप यहां देख पाएंगे कि संविधान में विचार विमर्श के लिए कंसल्टेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और यह सारा विवाद असल में यहीं से शुरू होता है। उसकी कॉपी में लेकर आया हूं, वो क्या कहती है। एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal after consultation with the Chief Justice of India, the governor of the state, and in case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, and shall hold office in the case of an additional or acting judge as provided in Article 224। तो इसमें यह लिखा हुआ है। असल में 1981 से 1998 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 3 बहुत अहम फैसले दिए थे, जिन्हें जजेस केस भी कहा जाता है। इसमें पहला केस वर्ष 1981 का है, जब सुप्रीम कोर्ट से संविधान में लिखे इसी कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या करने के लिए कहा गया कि भाई ये जो कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन के बाद सरकार नियुक्त करेगी, इस कंसल्टेशन का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन यानी विचार विमर्श का मतलब कहीं से भी कॉन्करेंस यानी सहमति नहीं हो सकता। लेकिन 1993 के दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही इस पुरानी टिप्पणी को बदल दिया और कंसल्टेशन शब्द की व्याख्या सहमति के रूप में कर दी, जिसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस पर सहमति लेनी होगी। यानी संविधान ने जिस व्यवस्था को विचार विमर्श तक सीमित बताया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श से आगे बढ़ाकर सहमति में बदल दिया, और वर्ष 1993 से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति जरूरी हो गई। और इसीलिए बहुत सारे जज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके संविधान को ही हाईजैक कर लिया, क्योंकि इस फैसले से जो कॉलेजियम बना उसका जिक्र ना तो कहीं हमारे संविधान में है, ना ही भारत सरकार ने संसद में इसके लिए कोई कानून पास किया है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 1998 में सुप्रीम कोर्ट का एक और अहम फैसला आया, और इसमें कहा गया कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का विस्तार होगा, और इसमें चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज भी होंगे। यानी जजों की नियुक्ति करने वाले इस पैनल में 5 सदस्य होंगे। 1993 से शुरू हुई इस व्यवस्था का 1998 में और विस्तार कर दिया गया, और कुछ वर्षों के बाद यह कॉलेजियम इतना मजबूत हो गया कि इससे न्यायिक व्यवस्था में परिवारवाद को भी बढ़ावा मिलने के आरोप लगने लगे। यानी आरोप यह लगने लगे कि जो जज हैं, जिन परिवारों से आते हैं, वो अपने ही परिवार के लोगों को आगे चलकर जज बना रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे परिवार आज आपको मिलेंगे जुडिशरी में, जिनके एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग लगातार जज बनते चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत परिवार आपको मिलेंगे जो जजों के परिवार हैं, जजों के खानदान है, और इसके लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है, और लोग कई बार इस पर व्यंग भी करते हैं। और ये शब्द क्या है, देखिए, इनको कहा जाता है अंकल जज सिंड्रोम, अंकल कल्चर या
अंकल जजेस। वर्ष 2012 में भारत के लॉ कमीशन की 230वीं रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि हमारे देश की हाई कोर्ट्स में हर तीसरा जज किसी न किसी का अंकल है या किसी न किसी जज और वकीलों के परिवार का खास रिश्तेदार है। उदाहरण के लिए उस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कुल मिलाकर 47 जज थे, जिनमें से 16 जज ऐसे थे जिनके रिश्तेदार या परिवार का कोई सदस्य उसी हाई कोर्ट में वकील था। यानी इन वकीलों के लिए ये जज नहीं बल्कि उनके अंकल थे। मतलब जिस तरह से हमारे देश में अक्सर कई बार लोग कहा करते हैं कि चचा विधायक है हमारे, ठीक वैसे ही कुछ वकील अदालतों में ये कहते हैं कि अंकल जज हैं हमारे। कहने का मतलब ये कि कॉलेजियम सिस्टम से न्यायिक व्यवस्था में परिवारवाद बढ़ा और खुद बहुत सारे जजों ने ऐसा कहा कि इस व्यवस्था से अदालतों में ऐसे जजों की नियुक्ति होने लगी जो किसी न किसी जज के रिश्तेदार थे या जिनके पिता या कोई और रिश्तेदार बड़े वकील थे। कॉलेजियम से जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल मिलाकर 27 जज हैं, जबकि होने चाहिए 34 जज। इन 27 जजों में से कॉलेजियम में चीफ जस्टिस को मिलाकर 4 और सबसे वरिष्ठ जज होने चाहिए, लेकिन इस कॉलेजियम में 6 जज हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉलेजियम में उस जज को भी रखा जाता है जिससे भविष्य में वरिष्ठता के आधार पर नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, और ये छठे जज होते हैं, और छठे जज हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अब मुद्दा यह है कि कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मानना सरकार और राष्ट्रपति के लिए एक तरह से अनिवार्य होता है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो वो कॉलेजियम से यह आग्रह कर सकती है कि वो अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करे। लेकिन इसके बाद अगर कॉलेजियम की तरफ से फिर से पुनर्विचार के बाद भी उन्हीं नामों को जजों की नियुक्ति के लिए भेज दिया जाए तो पहले भेजे गए थे तो सरकार फिर कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार को नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। सरकार के लिए इन नामों को मंजूर करके राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य हो जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं और ये कानून बनाने वाले भी खुद जज ही हैं। बड़ी बात यह है कि कॉलेजियम में जजों की नियुक्ति किस आधार पर होती है, किस आधार पर किसी जज का नाम तय होता है, या कॉलेजियम में शामिल किस जज ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान असहमति जताई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। इससे यह पता ही नहीं चल पाता कि जजों की नियुक्ति कैसे हो रही है, अंदर कितने मतभेद थे, किस आधार पर नियुक्ति हुई और किसी व्यक्ति का नाम जज के तौर पर कैसे तय हुआ। वर्ष 2016 में इस पूरी प्रक्रिया में खुद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जे चलमेश्वर ने सवाल उठाए थे, और वो उस समय इस कॉलेजियम का हिस्सा थे, और तब उन्होंने कहा था कि यह प्रक्रिया भेदभाव करती है और इसमें असहमति जताने वाले जज की राय को रिकॉर्ड में भी नहीं रखा जाता, और कुछ जज मिलकर यह तय कर लेते हैं कि आगे चलकर किस जज को नियुक्त किया जाएगा। इसलिए वो इस कॉलेजियम का अब हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक और पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काजू ने भी एक बार कहा था कि यह सिस्टम एक हाथ दो एक हाथ लो वाले फॉर्मूले पर चलता है, जिसमें कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को भी चुन लेते हैं। इसलिए अच्छे जज लाने में यह सिस्टम फेल हो गया है। यानी आज हमारे देश में अच्छे लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा। आज हमारे देश में अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में 776 जज काम कर रहे हैं, जिनमें महिला जज सिर्फ 101 हैं, यानी सिर्फ 9% महिला जज हैं। और एक रिपोर्ट कहती है कि इनमें से भी कुछ जज ऐसे हैं जिनके परिवारों की पृष्ठभूमि न्यायिक व्यवस्था से ही जुड़ी रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका कोई समाधान है? तो इसका जवाब है हां, इसका एक समाधान है। क्या समाधान है? वर्ष 2014 में केंद्र सरकार एक कानून लाई जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। यह कानून देश में एक ऐसा कमीशन यानी आयोग बनाने के लिए लाया गया जो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति कर सके, और यह आयोग कुल 6 सदस्यों का होता। इनमें कौन होते? इन 6 लोगों में इनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज, भारत सरकार के कानून मंत्री और 2 अन्य सदस्य होते। और इन 2 अन्य सदस्यों का चुनाव एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता, जिसमें विपक्ष के लोग भी होते। और यह कानून 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। यानी यह कानून बनने के बाद भी किसी काम नहीं आया, और अब केंद्र सरकार यह चाहती है कि इस व्यवस्था में, कॉलेजियम वाली व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए।
हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? वैसे तो आप किसी को भी, बाकी जो सर्विसेज हैं उनमें किसी को भी आप हटा सकते हैं। आप विधायक को हटा सकते हैं, सांसद को हटा सकते हैं, यानी जनता के हाथ में है, आप उन्हें वोट मत दीजिए, वो हट जाएंगे। तो जजों को कैसे हटाया जाता है? इसके लिए जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसे सिद्ध करना आवश्यक होता है, और ऐसा तभी किया जाता है जब कोई जज संविधान के उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता के दोषी पाए गए हों। लेकिन इसके लिए संसद के दोनों सदनों से उस जज के खिलाफ 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना जरूरी है। यानी संसद से प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति इस जज को हटा सकते हैं। भारत के इतिहास में अब तक सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह महाभियोग प्रस्ताव कभी भी संसद से पास नहीं हो पाया। यानी आज तक कभी भी महाभियोग प्रस्ताव लाकर किसी भी जज को नहीं हटाया जा सका है। इसका मतलब क्या है कि हम ये मान लें कि आज तक हर जज ने बहुत अच्छा ही काम किया है और आज तक कभी भी किसी जज ने कोई खराब फैसला नहीं सुनाया, उनका व्यवहार कभी भी खराब नहीं रहा। ये सोचने वाली बात है। अब हम गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का आपके लिए जल्दी से एक विश्लेषण करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में शुरू से आखिर तक दुर्भावना की दुर्गंध है, लेकिन हमारे देश का एक वर्ग इस पर तालियां भी बजा रहा है। यह वो मानसिक गुलामी है जिसे भारत के कुछ लोग आज भी आजाद जिससे होना नहीं चाहते, और वो आज भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए अंग्रेजी संस्थाओं के पास जाते हैं। बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को नाम दिया है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और बीबीसी का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जो उसने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से हासिल की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद ये पहली ऐसी रिपोर्ट भी है जो कभी प्रकाशित या सार्वजनिक हुई ही नहीं, और भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के वीडियो लिंक को सोशल मीडिया से हटवा दिया है। और सोचिए, जब सरकार ने इसे बैन कर दिया तो इसके बाद क्या होना चाहिए था? इसके बाद यह डॉक्यूमेंट्री शायद प्रतिबंधित हो जानी चाहिए थी, लेकिन भारत में एक खास वर्ग द्वारा देश के छात्रों को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाने की होड़ लग गई है। केरल की कुन्नूर यूनिवर्सिटी और केरल के त्रिवेंद्रम लॉ कॉलेज में यह डॉक्यूमेंट्री इस रोक के बावजूद छात्रों को दिखाई गई है। छात्रों को बाकायदा वहां बुलाया गया और कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उंगली उठाई गई है। इससे पहले 21 जनवरी को भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बिना अनुमति के यह डॉक्यूमेंट्री वहां के छात्रों को दिखाई गई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यानी जेएनयू में भी छात्रों के बीच ऐसे पर्चे बांटे गए जिन पर लिखा था कि 24 जनवरी को रात 9 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस में यह डॉक्यूमेंट्री छात्रों को दिखाई जाएगी। लेकिन जेएनयू में अभी इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन छात्र संघ के बहुत सारे नेता अब इस बात पर अड़े हैं कि वो इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कैंपस में करके ही रहेंगे। यानी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये मुगलों के जमाने में भी था जब ये मुगलों का साथ देता था अपने देश के लोगों के खिलाफ। ये अंग्रेजों के जमाने में भी था जब हमारे देश के बहुत सारे भारतीय अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, और ये आज के जमाने में भी है जब हमारे ही देश के लोग हमारे ही खिलाफ काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब भारत सरकार इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगा चुकी है, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आज के डिजिटल युग में किसी भी चीज को बैन के जरिए रोका नहीं जा सकता। आज के जमाने में कुछ भी चीज प्रतिबंधित नहीं हो सकती, बैन लगाना असंभव है, वो चीज कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी। इसलिए बैन लगाना एक अच्छी बात, शायद बहुत इफेक्टिव टूल नहीं होगा। लेकिन जब भारत सरकार इसके सारे लिंक्स हटवा चुकी है तो फिर इसे इन विश्वविद्यालयों में कैसे दिखाया जा रहा है? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, सोशल मीडिया से इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स हटाए जाने से पहले जिन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया होगा उनके पास यह वीडियो आ गया होगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि डार्क वेब पर यह डॉक्यूमेंट्री अब भी मौजूद हो जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन यह भी गैर कानूनी माना जाएगा। आजादी से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हमारे देश के सैकड़ों लोग मारे गए थे, तब भारतीयों पर गोली चलाने के आदेश जनरल डायर ने दिए थे, लेकिन गोली चलाने वाले ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक भारत के ही थे, हमारे ही अपने लोग थे जिन्होंने हमारे ही लोगों पर जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी। और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की है, लेकिन इसे दिखाने वाले और इसका प्रचार प्रसार करने वाले हमारे ही देश के लोग हैं, और इस वर्ग को आप मानसिक रूप से गुलाम कह सकते हैं। खुद सोचिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सही है या हमारे देश की जांच एजेंसियां और हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट सही है? गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसे 2010 में प्रधानमंत्री मोदी से जिसने गांधीनगर में पूछताछ की, गहन पूछताछ की,
2 वर्षों की जांच के बाद इस कमेटी ने बताया कि गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर लगाए गए तमाम आरोप गलत हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल गुजरात दंगों को लेकर एक फैसला दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोप गलत हैं और राजनीतिक षड्यंत्र से प्रेरित है। वो भी मैं लेकर आया हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि जिन लोगों ने ये बताया उनके नाम लिखे हुए हैं। वो कहते हैं, फॉर पर्सन्स नॉट प्रिवी टू द स्टेट मीटिंग वेयर अटरेंसेज वर allegedly made by the then chief minister falsely claimed themselves to be eyewitnesses, and after thorough investigation by the SIT, it has become clear that their claim of being present in the meeting was itself false to their knowledge. On such false claim, the structure of larger criminal conspiracy at the highest level has been erected. The same stands collapsed like a house of cards, aftermath through investigation by the SIT. और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत बड़ी साजिश है और जिन लोगों ने इस साजिश को रचा है, गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी को फंसाने की साजिश में, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट और SIT की जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद आज हमारे देश के एक खास वर्ग को BBC की इस डॉक्यूमेंट्री में सत्य की चमक दिख रही है और इनमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। जबकि सच यह है कि SIT की जांच UPA की सरकार के दौरान हुई थी और तब SIT को हेड को जब जांच में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं मिला था तो UPA सरकार ने उनकी भी जासूसी कराई थी। लेकिन आज राहुल गांधी को इसमें सत्य की चमक दिख रही है। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads, you will see in it it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. You can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and, oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. SIT के जो हेड थे जिन्होंने जांच की थी RK राघवन, उन्होंने अपनी किताब में खुद ये लिखा था कि जब उन्होंने UPA सरकार जैसा चाहती थी वैसी रिपोर्ट नहीं लिखी, यानी उन्होंने नरेंद्र मोदी को नहीं फंसाया इस मामले में, तो UPA की सरकार बड़ी नाराज हुई थी उनसे और उन्होंने उनकी जासूसी तक कराई। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में आज भी ऐसे गुलाम हैं जो हर तरह का सर्टिफिकेट लेने के लिए अंग्रेजों के पास आज भी भागते हैं। हमारे देश में ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है, प्रेस फ्रीडम की क्या स्थिति है, अमीरों की क्या स्थिति है, गरीबों की क्या स्थिति है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हर चीज के इंडेक्स के लिए हमारे देश के लोग विदेशी संस्थाओं के पास जाते हैं। फिर जब वो हमें जज करते हैं तो हमारी ही सरकारें कई बार जाके कहती हैं कि अब अगले साल हम और ज्यादा अच्छा करेंगे, और जब वो हमारी रैंकिंग ऊपर करती हैं तो हमारे देश के लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगते हैं, और जब वो संस्थाएं हमारी रैंकिंग को नीचे डाल देती हैं तो हमें लगता है कि हम एग्जाम में फेल हो गए। इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं, जब हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, अपनी SIT पर विश्वास नहीं, और एक मीडिया संस्था जो किसी खास कारण से हमारे ही किसी घटनाक्रम पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है, उस डॉक्यूमेंट्री पर हमें विश्वास है। और आप अगर देखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट्री में जानबूझकर ऐसे लोगों को रखा गया है जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हमारे देश में पहले से ही बदनाम है। हर धर्म में पाप से मुक्ति की व्यवस्था है और इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो पाप करते रहेंगे और धर्म पाप से ऐसे ही छुटकारा दिलाता रहेगा।